सो हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सर्कुलेटरी सिस्टम से हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव संचार प्रणाली, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्यों। तो देखिए, इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हार्ट एंड ब्लड से, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आती है। तो हम दोनों को अब कंबाइन कर देंगे आपके लिए और टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगी आपकी। ओके, तो देखिए, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के मुख्य कार्य क्या है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा था। देखिए, जो ब्लड होती है इसके 3 प्रकार के फंक्शन होती है। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन, यानी कि ऑल दी एबव कब करेक्ट करेगा। ब्लड की 3 मेन फंक्शन होती है, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए, अगले सवाल की तरफ आइए। इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा कौन सा दिया गया सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड की जो फंक्शन होती है, सेवरल तरह की फंक्शन होती है। सबसे पहला बात ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमने इससे पहले वाले सवाल में देखा था, जो कि गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू इसकी क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है कि नहीं। और इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको भी डिटॉक्सिफाइड करता है, किसके द्वारा, लीवर और किडनी के द्वारा। यानी कि टोटली अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स और रेस्ट ऑफ द बॉडी के थ्रू पासिस होता है। दूसरा बात आता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो हमारे लीवर और किडनी के थ्रू भी क्या होती है, डिटॉक्सिफाइड होती है। अगली बात आती है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी हो जाएगी, यानी कि ऑल दी अबव। अगले सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको पूछा जा रहा है, रेड ब्लड सेल आर ऑल्सो नोन एज। रेड ब्लड सेल को हम और क्या कहते हैं। तो देखिए, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट कहते हैं हम रेड ब्लड सेल को। और WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और प्लेटलेट्स जो यहाँ पे दी है, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा दोस्तों, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, है कि नहीं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल देखिए, नेम द कंपोनेंट दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो देखिए, प्लाज्मा के अंदर हमें अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये 4 चीज़ जो होती है हमें किस में देखने को मिलती है दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर हमें ये 4 चीज़ देखने को मिल जाती है। ओके, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हमने यहाँ पे देखा प्रोटीन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड नहीं दी गई, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन डी को यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ऑल दी अबव। अब देखिए, सवाल में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेड ब्लड सेल। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आएगी दोस्तों, आरबीसी जो होती है, आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है लंग्स से सारे बॉडी की तरफ। तो हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही जाता है। आगे हम बात करते हैं, इट कंटेन्स ए पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा बात आता है, आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी के पास इसका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन डी को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, व्हाइट ब्लड सेल आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। तो जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, उन्हें कितने पार्ट में बांटा गया है, इस सवाल में आपको ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, ल्यूकोसाइट जो होती है उसे 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, 2 पार्ट में बांटा है। कौन से पार्ट में, सबसे पहले को दोस्तों हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट। दूसरे को हम कहते हैं दोस्तों ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो 2 पार्ट में इसे बांटा गया है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हम WBC को क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट के 2 पार्ट हो गए, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखिएगा, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो होती है वो आपकी होती है 120 से लेकर के 80 तक की। क्या होती है, 120 से लेकर के 80, ठीक है, mmHg। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए,
ये आपने देख लिया ब्लड प्रेशर के बारे में, है कि नहीं। तो ब्लड प्रेशर ये हो गया। अगर जो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर लो कब हो जाएगी, तो ये 120 दोस्तों ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर जो हम बीच की बात करेंगे, जिसको हम दोस्तों कहते हैं क्या है, डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डिस्टोलिक प्रेशर की अगर जो हम बात करें 80 या उससे कम, यानी कि 60 से लेकर के 80 के बीच में अगर जो ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो आपको सवाल में कभी कभी दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आपको पूछ देगा व्हाट इज द डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, ऐसा कुछ आपको पूछ दिया जाएगा। जो आपने यहाँ पे देखा 120 से लेकर के 90 80 तक के बारे में, तो इस साइड वाले को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस साइड वाले को हम सिस्टोलिक कहते हैं और इस साइड वाले को हम डिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हमने जाना कि 80 या 80 से कम हो तो उसको हम डिस्टोलिक कहेंगे, और सिस्टोलिक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, 90 से लेकर के 120 के बीच में, तो इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन की होती है कितनी, 120/80 mmHg, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन, कौन सा ऐसा ब्लड प्रोटीन है जो कि अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा को रेगुलेट करता है। इस सवाल में आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी आंसर क्या होनी चाहिए। तो इसके आंसर के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन को आप यहाँ पे करेक्ट करेगा। एल्बुमिन क्या है दोस्तों, ये एक एनर्जी स्टोरेज है प्रोटीन की, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेटरी के लिए, ठीक है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए एल्बुमिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एल्बुमिन इज ए एनर्जी स्टोरेज, ये क्या है, एनर्जी स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है, यही एनर्जी स्टोरेज प्रोटीन है जो कि ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड की ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दोस्तों हमारा जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या है, एनर्जी स्टोरेज प्रोटीन है एल्बुमिन, है कि नहीं। और यही दोस्तों क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाती है आपकी ब्लड के अंदर। को पूछा गया था ब्लड प्रोटीन में अमाउंट ऑफ वाटर को कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, तो एल्बुमिन है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज्ड एज ए ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट और सम कार्डियक प्रॉब्लम। जितने सारे कार्डियक अरेस्ट होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उसमें हम कौन सा ड्रग की यूज़ करेंगे, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम इसमें यूज़ करते हैं एपिनेफ्राइन में, ठीक है, ये एक तरह का एड्रेनलिन है ये, ठीक है, एपिफ्राइन विच इज ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन। ये क्या है, एक मेडिकेशन जो कि हार्मोन है, जो कि एक तरह से दवा बनाने में यूज होती है, ठीक है, मेडिसिन। जितने सारे कार्डियक अरेस्ट होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम जितने सारे होते हैं, उसमें ये क्या करता है दोस्तों, मदद करता है, इट हेल्प्स, ठीक है, ये मदद करता है। जैसे कि हम बात कर ले आपकी अस्थमा हो गई, है कि नहीं, सुपरफिशियल ब्लीडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों में दोस्तों ये मदद करता है। ब्लड प्लाज्मा विथ विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड इज कॉल्ड सेरम। सेरम हम किसको कहते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात सेरम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड सेरम, यानी कि मैंने कहा ब्लड प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड सेरम। तो सेरम की डिफिनेशन के लिए आप ये याद कर सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर फाइब्रिनोजेन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेरम कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए आप इसके आंसर फाइब्रिनोजेन कर लीजिएगा। अब चलिए हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा की जब हम बात करें, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा तो ब्लड प्लाज्मा के ऊपर जो हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये हमें जानना पड़ेगा कि 55% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम ये होती है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम के अनुसार हम जानेंगे कि ब्लड प्लाज्मा की वॉल्यूम क्या है। तो ये 55% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम होती है ब्लड प्लाज्मा। और इसकी और बात करें हम, तो इसकी कलर के बारे में बात करेंगे कि ब्लड प्लाज्मा क्या होती है। तो देखिए ये पेल येलो कलर की होती है, ठीक है, पेल येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ठीक है, पेल येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होती है ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर 55% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम होती है और 5% बाय वेट होती है। क्या होती है, 5% बाय वेट,
यानी कि वेट ऑफ द बॉडी के 5% होती है। ब्लड प्लाज्मा के बारे में हमने जाने कि पेल येलो कलर की फ्लूइड होती है जिसके अंदर 90 से लेकर के 92% क्या होती है, वाटर ही होती है। 90 से लेकर 92% वाटर होती है। और यही हम बात करें 10 से लेकर के 8% तक, इसके अंदर हमें क्या मिल जाएगी, इसके अंदर हमें मिल जाएगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें 10 से लेकर के 5% तक मिल जाती हैं। अब यहाँ में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्लाज्मा के प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहला आएगा दोस्तों एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के बारे में आप पहले जान चुके हैं कि आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड की ऑस्मोटिक प्रेशर में मदद करता है। ठीक है, ब्लड की ऑस्मो रेगुलेशन एल्ब्यूमिन करवाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी, चीफ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, चीफ साइट फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो एंटीबॉडीज बनती है ना, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो एंटीबॉडीज बनती है दोस्तों वो इधर ही बनती है। कहाँ बनती है, ग्लोब्यूलिन में बनती है। तो दूसरा हो गया ग्लोब्यूलिन। और तीसरे में हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब आप पूछेंगे प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और एक आ जाता है दोस्तों फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये चार चीज़ हमें प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर देखने को मिल जाती है। आपको पता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों मिलाकर के ब्लड की क्लोटिंग में मदद करवाता है। ठीक है, ब्लड क्लोट के लिए ये दोनों की ज़रूरत होती है, आपको अच्छे से पता है। एल्ब्यूमिन के बारे में हमने जाना कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ब्लड में ये मदद करता है। ग्लोब्यूलिन क्या है दोस्तों, चीफ साइट पर क्या है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमने दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में जाना। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, नोट बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे तो PDF में आपको दे ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। तो मैक्रोफेजेस के द्वारा कौन सी ऐसी ऑर्गन है जहाँ पे रेड ब्लड सेल क्या होती है, डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड होती है। तो दोस्तों ये है आपकी स्प्लीन यानी कि तिल्ली। स्प्लीन के अंदर ही ये सारी चीज़ होती है जो कि आपकी हम बात करें, जो आपकी रिब केज होती है। ठीक है, ये रिब केज के अंदर और आपकी स्टोमक जो होती है उसके ऊपर इसकी लोकेशन होती है। क्लियर है, तो ये आपके एब्डोमेन के पास में ही होती है। ये क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम होती है उसके अंदर दोस्तों ये लार्जेस्ट ऑर्गन पाई जाती है। कौन है दोस्तों, ये है आपकी स्प्लीन। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी RBC डिस्ट्रॉयड होती है। ठीक है, ये एक ऐसी स्पेस है दोस्तों, स्प्लीन एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आपकी RBC यानी कि रेड ब्लड सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, बाय मैक्रोफेजेस। अब पूछेंगे मैक्रोफेजेस क्या है। तो दोस्तों मैक्रोफेजेस की हम बात करें तो ये क्या होती है, ये एक तरह का इम्यून है। ठीक है, ये एक तरह का इम्यून है जो कि क्या करती है, टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करती है और इसको इनगल्फ कर जाती है। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रही है आपके शरीर में, किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो रही है तो उसकी रेस्पॉन्स में ये बन जाता है। ठीक है, ये कब बनता है, फॉर्म्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में ये बन जाएगा और ये क्या कर देती है, इनगल्फ कर जाती है यानी कि खा जाती है। ठीक है, इनगल्फ टारगेट सेल, उस टारगेट सेल को ये क्या कर जाएगी दोस्तों, इनगल्फ कर जाएगी। ठीक है, इनगल्फ टारगेट सेल एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि टारगेट सेल को इनगल्फ करती है और डिस्ट्रॉय कर जाती है। इसी प्रकार से क्या हो जाती है, रेड ब्लड सेल रिसाइकिल होते रह जाती है कि नहीं। तो ये थी दोस्तों स्प्लीन के बारे में। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लार्जेस्ट ऑर्गन होती है स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में तिल्ली कहते हैं। ये आपकी रिब केज
रिब केज के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और स्टोमक के थोड़ी सी ऊपर में, ठीक है, आपके एब्डोमेन के पास ये पाई जाती है। लार्जेस्ट ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम में। आरबीसी है, यहाँ पे आरबीसी को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा। और मैक्रोफेजेस क्या है, ये इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बन जाती है और जो टारगेट सेल होती है उसको इनगल्फ कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर से हमारा आरबीसी क्या हो जाती है, रिसाइकिल हो जाती है। Which among the following is in human heart are responsible for contraction and send the blood through the circulation। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी ह्यूमन हार्ट की पार्ट है जो कि कंट्रैक्शन और ब्लड को भेजने में, सर्कुलेशन के लिए ब्लड को भेजने में मदद करता है। ठीक है, ये आपको इससे बारे में पूछा गया। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं दोस्तों कि हार्ट के हमारे 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, हार्ट के हमारे 4 पार्ट होते हैं। ब्लड यहाँ से एंटर करता है, फिर यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से कहाँ जाती है दोस्तों, यहाँ से हमारी चली जाती है लंग्स के पास। ठीक है, और ये आपकी राइट वाले लंग्स के पास चले जाएगी, तो इस प्रकार से लंग्स के पास चले जाती है। लंग्स की तरफ से ये जो जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और ये यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके फिर इस वाले पार्ट में चली जाती है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आ जाती है कि नहीं। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं और इस वाले को हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और ये यहाँ से ऑट्रिया में चली जाती है, ऑट्रिया से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चली जाती है। तो आपको इस सवाल में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन हार्ट आर रिस्पॉन्सिबल कंट्रैक्शन एंड सेंड ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड को भेजने की काम कौन करती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे ब्लड को ये रिसीव करने की काम करती है और यहाँ पे आने के बाद देखिए ये भेज रही है, कहाँ भेज रही है, लंग्स की तरफ भेज रही है। फिर देखिए ये यहाँ पे ले रही है और ये यहाँ से फिर क्या क्या कर रही है, भेज रही है। यानी कि भेजने का काम दोस्तों आपकी वेंट्रिकल कर रहा है, दोनों साइड, ये आपके लंग्स में भेज रहा है और ये आपके ऑट्रिया में भेज रहा है। तो भेजने का काम जो दोस्तों कर रहा है वो कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बहुत वेंट्रिकल को यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। ह्यूमन हार्ट से तो शायद अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा सवाल सॉल्व करने में। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। अब देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम समझ के, ठीक है, ये आपकी ब्लड ग्रुप हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटीजन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ पे ए होता है, बी होता है, ए बी होती है और ओ होती है। ठीक है, तो ए जो रहेगी दोस्तों, ए के लिए एंटीजन बनाएगी, बी के लिए एंटीजन बनाएगी, ए बी के लिए एंटीजन बनाएगी। लेकिन ओ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये किसी के लिए एंटीजन नहीं बनाती है। ठीक है, ए के लिए बनाएगी, बी के लिए बनाएगी, ए बी के लिए बनाएगी, लेकिन ओ किसी के लिए एंटीजन नहीं बनाती है। अब बात आती है दोस्तों एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगी, तो ए के लिए एंटी बना देता है। ठीक है, ए एंटी बनाएगा, बी के लिए बी की एंटी बनाएगी, ठीक है, एंटी। और ए बी के बारे में बात करें दोस्तों तो ये किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। और ओ जो रहेगा दोस्तों ये हमारा ए के लिए और बी के लिए एंटी बना देगा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, इस टेबल को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्या करेंगे आप, इसकी अच्छे से याद कर लेंगे, यानी कि एंटी ए और बी दोनों अपने अलग अलग एंटी बनाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, एंटी बी, ये दो चीज़ बनेगी ब्लड ग्रुप ओ के लिए। ए बी के लिए नहीं बनेगी किसी प्रकार की एंटीबॉडी, और ए बनाएगा ए के लिए एंटी और बी बनाएगा बी के लिए एंटी। ठीक है, तो इस प्रकार की एंटीबॉडी की ये दोस्तों डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अच्छे से याद करके रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। बात कर रहे हैं हम एंटीजन की, तो ओ किसी के लिए एंटीजन नहीं बनाती है। तो इसके आंसर जो आप करेंगे, इसके आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, नन करेंगे। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोथ ए एंड बी दिया गया है, नाइदर ए और बी दिया गया है दोस्तों। तो एंटीजन, अब आप इसकी आंसर बनाइए एंटीबॉडी के लिए। ठीक है, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी है दोस्तों, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। किस केस में, जब एंटीबॉडी आपको पूछा जाएगा तब, वो जो एंटीजन पूछा जाएगा तो इसके आंसर नन हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी थोड़ी सी गलत है, या फिर क्वेश्चन में शायद एंटीबॉडी पूछा गया होगा, हमने यहाँ पे एंटीजन कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप समझ चुके हैं, टेबल से देख करके आप आंसर कर लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने के लिए कौन सी विटामिन की हमें यहाँ पे जरूरत है, आपके सवाल में पूछा गया है। तो देखिए विटामिन के जो होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है आपके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, तो विटामिन के को आप करेक्ट करेगा, क्योंकि हमने देखा था जब ब्लड क्लोटिंग के दौरान दोस्तों हमने देखा था कि विटामिन के किस तरह से मदद करता है कि नहीं, तो वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो विटामिन के क्या होती है दोस्तों, विटामिन के आपकी फैट सॉल्युबल होती है, इस बात को आप याद रखिएगा।
इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि की रोल प्ले करती है ब्लड क्लोटिंग करने में। और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लड क्लोट करने में विटामिन के बहुत ज़्यादा मदद करता है कि नहीं। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे लिखा गया है, आर्टिफिशियल किडनी और ब्लड डायलाइजर विच इज़ यूज्ड इन रेनल फेलियर और किडनी डिसऑर्डर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब जो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है दोस्तों, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों बेसिकली जो ये काम करता है इसको हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक डायलिसिस है, इसमें क्या क्या जाता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप की चीज़ जो होती है वो हम लगाते हैं बाहर से, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल जैसी चीज़ होती है उसे हम बाहर से लगाते हैं, जिससे तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड्स जो होते हैं दोस्तों, जो फ्लूइड्स जो होते हैं, जो किडनी नहीं काम कर पाता है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, उसके लिए हम ये आर्टिफिशियल लगाते हैं, ठीक है। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, इसको बाहर से लगाया जाता है कि नहीं। चलिए, तो ये जो होती है दोस्तों, ये बेसिकली काम करती है डिफ्यूज़न के ऊपर, ठीक है। तो हम डिफ्यूज़न ओनली को यहाँ पे चूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी होती है एक सब्सटेंस की जिसमें वाटर जो होती है वो मूव कर जाती है, कहाँ से, हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन से क्या करती है, लो कंसेंट्रेशन की तरफ ये क्या करती है, मूव कर देती है, ठीक है। तो यही डिफ्यूज़न यूज़ किया जाता है दोस्तों, एक सिलेंड्रिकल जैसा बना रहता है, ठीक है, वहाँ से फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्या क्या होता है इस फंक्शन को दोस्तों हम डायलिसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति की किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हो उसमें डायलिसिस यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, सोल्यूट पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो थ्रोम्बोसाइट हमने देख रखा है दोस्तों पहले से कि थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ लेते हैं। आरबीसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकोसाइट कहा जाता है कि नहीं। सेरम तो हम जान चुके हैं कि ऐसा ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर क्या ना हो, जिसके अंदर फाइब्रिनोजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे दोस्तों, व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ द ब्लड ओरिजिनेटेड टू द लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे आपकी ह्यूमन की जो हार्ट होती है दोस्तों, मैंने जो 4 पार्ट आपको बताई थी हार्ट की कि किस तरह से ब्लड किस तरह से जाता है, कहाँ से किस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है पूरे आपके बॉडी के तरफ, कहाँ से आती है, कैसे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ऑक्सीजनेशन लेकर के। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी करेक्ट आंसर बतानी है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, मैं अब दोबारा आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आया या नहीं आया वो तो अब देखना जरूरी है। अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पे पूछा है द नॉर्मल डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। अब देखिए इस सवाल को मैं आपको पहले भी बता चुका दोस्तों, नॉर्मल डिस्टोलिक, ठीक है, नॉर्मल डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। तो डिस्टोलिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि जो ब्लड प्रेशर कम होती है, यानी कि 80 या 80 से कम ब्लड प्रेशर हो तो उसको हम डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि 60 से लेकर के 80 के बीच होनी चाहिए। हमने बताया था 80 या 80 से कम, तो आप 80 को ही आंसर चूज करेगा। तो देखिए इस सवाल की तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डैश इज ए ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हेमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव, ठीक है। हेमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ऐसे कौन सी डिजीज़ है जिसमें हेमोग्लोबिन, ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें हेमोग्लोबिन क्या हो जाती है दोस्तों, डिफेक्टिव हो जाती है कि नहीं। तो दोस्तों इस डिजीज़ का नाम है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे क्या हो जाती है दोस्तों कि रेड ब्लड सेल जो होती है वो सिकल शेप की हो जाती है, सिकल शेप की यानी कि इस प्रकार की हो जाती है। ये आपकी नॉर्मल ब्लड सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, लेकिन अगर जो इसमें जब सिकल सेल हो जाती है तो ब्लड में सिकल शेप में ये ट्रांसफ़र होने लगती है, ठीक है। ये देखिए किस तरह से सिकल के शेप में, ठीक है ना। तो इसी को सिकल सेल है ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। तो ये सिकल सेल क्या होती है दोस्तों, ये जो आपकी वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स में आकर के ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है और यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड जो होती है, नॉर्मल आरबीसी जो होती है, इस वेसल के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। नॉर्मल सेल को जब कट करोगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और इसको आप कट करोगे तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसको हम एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन कहते हैं, है कि नहीं। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया इसी को कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या होती है, सेल की सर्वाइवल धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, सेल की सर्वाइवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हेमोग्लोबिन की डिसऑर्डर है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या हो जाती है दोस्तों, एबनॉर्मल हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग 2 वर्ड आइटम कैन मीन द सेम थिंग। यहाँ पे दिए गए आपको ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 मैच द फॉलोइंग करनी है, जो यहाँ पे सही बताई गई है, आपको इस सवाल में चूज करनी है। यही आपकी करेक्ट आंसर पेस मेकर यानी कि SA नोड यानी कि
साइनो आर्टियल नोड, ठीक है, ऐसे नोड यानी कि साइनो आर्टियल नोड कहा जाता है। हेमोफीलिया दोस्तों यहाँ पे दिया गया, इसको ब्लड कैंसर बताया गया, लेकिन हेमोफीलिया के बारे में जब हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लड क्लॉट जो होती है, ब्लड क्लॉट यानी कि छोटे से छोटे इंजरी में ब्लड क्लॉट होना क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, नहीं होती है, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होती है, ऐसी कंडीशन या कि माइनर इंजरी, ठीक है, माइनर इंजरी से दोस्तों क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी कि ह्यूमन क्या हो जाएगा, ह्यूमन की डेथ हो सकती है, ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है हेमोफीलिया। आगे हम बात करते हैं पेसमेकर एसए नोड की, तो ये हमने आपको बताया एसए नोड यानी कि साइनो आर्टियल नोड, ठीक है, हमने क्या बताया आपको, साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं दोस्तों। ये एक तरह का हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, ठीक है, ये एक तरह का क्या है दोस्तों, नेचुरल पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर, ठीक है, तो नेचुरल पेसमेकर के नाम से आप याद रखें किसको, एस एन नोड को, ठीक है। ये क्या करती है, ये इसके पास ऐसी एबिलिटी रहती है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता रहे और जो नॉर्मल रेट होती है ह्यूमन की, हेल्दी हार्ट की जो नॉर्मल रेट होती है उसको मेंटेन किए रहता है, ठीक है, उसकी रिदम को मेंटेन किए रहता है, तो इसलिए हम ऐसे नोड को नॉर्मल पेस मेकर कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि एडल्ट ह्यूमन में कितनी लेड के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, लेड पीबी यानी कि कितनी लेड की अमाउंट होनी चाहिए नॉर्मल ब्लड में, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो अमाउंट नॉर्मल है कि नहीं। तो लेड की जो नॉर्मल होती है दोस्तों वो 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए कम से कम, तो ही हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिएगा। यही हम मोल के बारे में बात करेंगे तो 0.48 माइक्रोमोल पर लीटर, ठीक है, और जो लीटर के बारे में बात करेंगे तो 0.48 माइक्रोमोल पर लीटर में हम इसे याद करेंगे, और यही हमें बात याद करना पड़ेगा लीटर में, डेसीलीटर में दोस्तों, तो 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर कंसीडर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इन ह्यूमन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर के बीच की नॉर्मल आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन में सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर की बीच की डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सिस्टोलिक में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सिस्टोलिक जो मैक्सिमम, देखिए सिस्टोलिक के बारे में और हम डिस्टोलिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टोलिक, तो सिस्टोलिक डिस्टोलिक की बात करें हम जानते हैं कि 120 से लेकर के 80 तक की हम क्या मानते हैं, mmHg, इसको हम क्या मानते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि ये आपकी सिस्टोलिक है, ये आपकी डिस्टोलिक है, जस्ट माइनस कर दिए 120 से लेकर के 180 आके पास आ जाएगा 40 mmHg, तो जो दोनों की डिफरेंस जो है हमारे पास आ गई क्या आ गई, 40 mmHg आ गई, ठीक है। सिस्टोलिक डिस्टोलिक प्रेशर हम इसी प्रकार से नापते हैं, 120 और 80 mmHg, ठीक है, बस हमें इसको माइनस करनी है और आंसर आपके पास है। क्वेश्चन 49 देखिए, एन इंडिविजुअल्स ब्लड इज क्लासिफाइड एज डैश इफ एन इनहेरिटेड प्रोटीन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड सेल। आरबीसी के सरफेस में अगर जो हमें इनहेरिटेड प्रोटीन मिलेंगी तो उस चीज़ को हम दोस्तों क्या कहेंगे, उसको हम रेसियस फैक्टर कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेसियस RHE रेसस फैक्टर कहते हैं, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं RH फैक्टर से, ठीक है। तो ये जो दोस्तों स्मॉल h है, ठीक है, स्मॉल h यानी कि RH फैक्टर क्या है, एक इनहेरिटेड प्रोटीन अगर जो उसके सरफेस में पाया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, RH फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे RH फैक्टर जो होती है दोस्तों हमारे दो प्रकार की होती है, और हम देखिए RH फैक्टर दो प्रकार की होती है, एक होती है RH पॉजिटिव, एक होती है RH नेगेटिव, यानी कि अगर जो सरफेस पे हमें प्रोटीन देखने को मिल जाए तो हम RH पॉजिटिव कहेंगे। अगर जो सरफेस पे हमें प्रोटीन देखने को नहीं मिले, ठीक है, प्रोटीन देखने को नहीं मिले तो उसको हम RH नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्तों न्यूट्रल नहीं RH पॉजिटिव बनेगा। तो RH पॉजिटिव को आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ ब्लड हैज़ द प्रोटीन, ब्लड के पास अगर जो प्रोटीन है तो हम क्या कहेंगे, इफ़ ब्लड हैज़ प्रोटीन इन देयर सरफेस।
ब्लड के सरफेस पे प्रोटीन है तो RH पॉजिटिव हो गया, तो RH पॉजिटिव इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज ए कंडीशन वेयर प्लैक बिल्ड अप ऑन इनसाइड ऑफ द आर्टरी। आर्टरी के वॉल में, इनसाइड द आर्टरी में प्लैक कब जमा हो जाता है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, आर्टरी की वॉल हार्ड हो जाती है। फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस जो होती है वो क्या कर देती है, वॉल बना देती है। फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या कर देते हैं दोस्तों, एक तरह की वॉल बना देते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट होकर के ये सब वॉल बना देते हैं और यही वॉल क्या हो जाती है दोस्तों, एक तरह का डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाती है वॉल पे जा कर के डिपॉजिट हो जाती है और यहाँ पे क्या कर देती है, इसी को हम प्लग कहते हैं, ठीक है। यानी कि आर्टरीज हार्ड हो जाती है किसके कारण, फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस के कारण ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक तरह का वॉल बना देती है आर्टरीज के अंदर और इसी डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं, ठीक है। और यही हम बात करें दोस्तों तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस को आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे हम जान लेते हैं एथेरोसेंटेसिस क्या होती है। ये एक तरह का दोस्तों क्या है, आपकी जो जॉइंट्स वाली जो बोन होती है ना, ठीक है, जॉइंट्स वाली बोन होती है और यहाँ पे जो दोस्तों फ्लूइड होती है ना, यहाँ पे जो फ्लूइड होती है इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड को अगर जो इंजेक्शन के दौरान, ठीक है, यानी कि सिरिंज के दौरान अगर जो रिमूव किया जाए इस प्रोसेस को हम दोस्तों एथेरोसेंटेसिस कहते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, इज ए प्रीनेटल टेस्ट इन विच सैंपल ऑफ फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस इज रिकवर्ड फॉर द टेस्टिंग। तो इस प्रोसेस को दोस्तों एम्यूनोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एम्यूनेटिक फ्लूइड, ठीक है, एम्यूनेटिक फ्लूइड को दोस्तों हम क्या कर देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, एम्यूनेटिक फ्लूइड को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एम्यूनोसेंटेसिस। इससे हम क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इससे हो जाती है कि वो मेल है या फिर फीमेल है कि नहीं। तो ये चीज़ हम एम्यूनोसेंटेसिस के माध्यम से जान सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, डैश कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब आपको इस सवाल में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पार्ट है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। यानी कि हमने बात किया था कि यही राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ कौन लेकर के जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बात किया था कि ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन इसको आर्टरी कैरी करती, कौन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। देखिए हार्ट के ऊपर मैंने आपको इतना सवाल बता दिया ना दोस्तों कि शायद ही अब आप गलती करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था आर्टरी और वेन के बारे में। मैंने बताया था आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन हार्ट के केस में दोस्तों आर्टरी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी चीज़ है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी वेन एक ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बस ये दो चीज़ है जो एक्सेप्शन है हार्ट के अंदर। पल्मोनरी के अंदर हमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती है जो कि अलग है। बाकी जितने भी आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। एक सवाल देख लीजिए, स्नेक वेनम एंटर्स द बॉडी थ्रू एन ओपन वुंड एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछा रहा है, मान लीजिए कि स्नेक आपको बाइट कर देती है, ठीक है, स्नेक आपको बाइट कर देती है, ठीक है, स्नेक आपको बाइट कर देती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि स्नेक आपको बाइट करेगी तो आपको वेन या फिर आर्टरी ढूंढ के तो बाइट नहीं करेगी, है कि नहीं। स्नेक जब आपको काटती है आपकी वेन और आर्टरी ढूंढ के तो नहीं ना करेगी। आप अब ये थोड़ी ना डॉक्टर है कि आपकी वेन और आर्टरी ढूंढ करके वहाँ पे इंजेक्ट करेगी अपनी पॉइजन, है कि नहीं। तो दोस्तों ये क्या करती है, लिम्फेटिक सिस्टम पे सीधा बाइट करती है। यानी कि आपकी जो मांस होती है, मान लीजिए हाथ की हो या फिर पैर की हो, मांस में सीधा ये अपनी पॉइजन को गिरा देती है, ठीक है। उसी पॉइजन के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये आगे चला जाता है। 54 नंबर देखिए, डैश फॉर्म क्लॉट व्हेन ब्लड वेसल गेट डैमेज। तो दोस्तों प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हम बात करते हैं। प्लेटलेट्स दोस्तों हमेशा क्या कर देती है, क्लॉट बना देती है, ठीक है। ये क्या कर देती है, क्लॉट बना देती है जब भी ब्लड वेसल डैमेज हो, ठीक है। जब भी ब्लड वेसल डैमेज होता है तो प्लेटलेट्स क्या कर देती है, एक तरह की क्लॉट बना देती है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। डैश इज ए फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द लैक्टियल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम ड्यूरिंग डाइजेशन। इट यूजुअली कंटेन फैट एंड प्रोटीन।
तो कायल को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एक मिल्की फ्लूइड है जिसके अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, फैट के ड्रॉपलेट्स, फैट्स के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जो कि लैक्टियल से स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ लेकर के जाती है, किसके दौरान, डाइजेशन के दौरान। फैट्स एंड प्रोटीन, इट यूजुअली कंटेन फैट एंड प्रोटीन्स। तो कायल के बारे में जान जाइएगा कि ये एक मिल्की फ्लूइड है जिसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। डैश इज ए स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इनटू ए कैपिलरी, ठीक है, आर्टरी की ब्रांच के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आर्टरी, डैश इज ए स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी दैट लीड्स इनटू ए कैपिलरी, तो कैपिलरी की तरफ कौन ले जाता है दोस्तों, आर्ट्रियोल ले जाती है, धमनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, धमनी। चलिए आर्ट्रियोल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। डैश इज ए स्मॉल ब्रांच ऑफ द आर्टरी दैट लीड्स इनटू ए कैपिलरी, तो आर्ट्रियोल्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ह्यूमन यूज हेमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड, सिमिलरली मॉलस्क एंड क्रस्टेशियन यूज, ठीक है। तो देखिए ह्यूमंस के पास हेमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है ब्लड के तरफ ले जाने के लिए, और वही हम बात करें मॉलस्क और क्रस्टेशियन, यानी कि मॉलस्क और क्रस्टेशियन दोस्तों क्या है, एक तरह के इन्वर्टिब्रेट है, इन्वर्टिब्रेट्स। तो इन्वर्टिब्रेट्स में ऐसा क्या होता है, तो ये इन्वर्टिब्रेट्स में दोस्तों क्या होती है, हेमियोसायनिन होती है, तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, हेमियोसायनिन देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हेमियोसायनिन करवाती है, किसमें, मॉलस्क क्रस्टेशियन यानी कि इन्वर्टिब्रेट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जल्दी से। सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड, देखिए सीवियर लॉस ऑफ ब्लड, ट्रॉमा के दौरान अगर जो सीवियर लॉस ऑफ ब्लड हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्संगुइनेशन, ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रेनिंग ब्लड, यानी कि ब्लड बहते जाए, ठीक है, तो इसको एक्संगुइनेशन कहते हैं, ठीक है। 59 डैश इज ए कंडीशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बस, ठीक है। थ्रोम्बस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होती है, ब्लड क्लॉट हो जाती है वेसल्स में और उधर ही रह जाती है, ठीक है, वेसल्स के अंदर रिमेन हो जाती है, ठीक है, वेसल्स के अंदर ही रिमेन हो जाती है, वहीं रह जाती है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होती है दोस्तों, ब्लड वेसल में के अंदर ये जब डिपॉजिट हो जाती है तो ऑक्सीजन और जितने सारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे टिश्यू के तरफ ट्रैवल नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है।